नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स की रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भारत पढ़े ऑनलाइन के बारे में है। देखो, ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों से पूरे भारत में लॉकडाउन है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी नहीं हो पाई और बच्चों की जो स्कूलिंग है वो प्रभावित हो रही है। तो इस वजह से डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना जरूरी है। बट अभी भी हमारे देश में इतनी डिजिटल एजुकेशन नहीं आई है। बहुत सारी रुकावटें हैं डिजिटल एजुकेशन में और नए नए तरीके हमें अपनाने की आवश्यकता है डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसी उद्देश्य के साथ ये भारत पढ़े ऑनलाइन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। इस इनिशिएटिव में क्या है, एक्सपर्ट्स या फिर टीचर्स जो अभी डिजिटल माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी जानकार लोग हैं डिजिटल एजुकेशन से जुड़े, वो देखो ट्विटर पर आकर हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन के थ्रू अपनी राय दे सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने में जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है कि डिजिटल एजुकेशन हमारे देश में ज़्यादा प्रमोट हो। तो एक प्रकार से इस इनिशिएटिव की सहायता से मिनिस्ट्री जो है आइडियाज़ की क्राउड फंडिंग कर रही है, आइडियाज़ की क्राउड सोर्सिंग कर रही है। क्राउड फंडिंग तो तब होती है जब क्राउड से पैसा इकट्ठा किया जाता है। इसमें आइडियाज़ को इकट्ठा किया जा रहा है भीड़ से। तो अलग अलग लोग आइडियाज़ देंगे हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन की सहायता से। तो मिनिस्ट्री के पास काफ़ी सारे आइडियाज़ आ जाएंगे हमारे देश में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल चकमास एंड हाजोंग कम्युनिटी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, कोविड-19 की महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। वल्नरेबल सेक्शंस को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रिलीफ पैकेज को अनाउंस किया। बट आरोप ये है चकमास और हाजोंग कम्युनिटी के लोगों को इस रिलीफ पैकेज से अलग रखा गया है, क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट ने अक्टूबर 1991 में इनके राशन कार्ड इनसे छीन लिए थे। बिना राशन कार्ड के ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रिलीफ पैकेज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो एक ग्रुप है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। इस ग्रुप ने आह्वान किया है प्रधानमंत्री मोदी से कि आप इंटरवेंशन कीजिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग कम्युनिटी के लोगों को फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन चकमास एंड हाजोंग कम्युनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये पहले आज का जो बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर रहते थे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, मतलब चिटागोंग में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ये रहा करते थे। आप मैप में देखिए, ये हैं चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। यहाँ पर पहले रहा करते थे चकमास और हाजोंग, लेकिन 1960s में ये भागकर इंडिया में आ गए लुसाई हिल्स से होते हुए। लुसाई हिल्स कहाँ पर हैं? मिजोरम में। और 1972 के बाद चकमास को और हाजोंग्स को अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रीसेटल किया गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर चकमास को और हाजोंग्स को रीसेटल किया गया इंडिया में 1972 के बाद से। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार चकमास को और हाजोंग्स को भागकर इंडिया में क्यों आना पड़ा? देखो, अलग अलग रीजंस हैं। चकमास जो हैं ये प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट हैं और हाजोंग्स ज़्यादातर हिंदूज हैं। हुआ क्या, 1964-65 में कर्नाफुली रिवर के ऊपर, जो बांग्लादेश में है, इस रिवर के ऊपर काप्टाई डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा था। मैं फिर से बोलता हूँ, कर्नाफुली रिवर ये बांग्लादेश में है, इस नदी के ऊपर डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा था, काप्टाई डैम 1964-65 में। इस वजह से चकमास की जो ज़मीन थी वो उनसे छीन ली गई और उनका शोषण भी काफ़ी हुआ, तो इसलिए वो भागकर इंडिया में आ गए। और हाजोंग्स की बात करें, हाजोंग्स चूँकि देखो हिंदूज थे, इनको काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस शोषण का सामना भी करना पड़ रहा था, इसलिए ये भागकर इंडिया में आ गए।
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि आप उन चकमास को और हाजोंग्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड कीजिए जो भाग कर इंडिया में आ गए थे 1964 से लेकर 1969 के बीच में। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप इन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड कीजिए। इन लोगों की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहले का जो ईस्ट पाकिस्तान है, आज का बांग्लादेश, वहाँ से ये लोग भागकर इंडिया में आए थे 1960s में। दूसरी स्टेटमेंट, इनको रीसेटल किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरी स्टेटमेंट, दे आर बुद्धिस्ट। तो बताइए ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं? हाजोंग नहीं, हाजोंग तो हिंदू है ना। चकमास ये बुद्धिस्ट हैं। हिंदू रिफ्यूजी नहीं, क्वेश्चन में बुद्धिस्ट की बात की गई है। तो चकमास ऐसी कमेटी है जो इन तीनों स्टेटमेंट्स को फुलफिल करती हैं। आंसर हो जाता है बी। चलते हैं आगे। आर्टिकल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं उन लोगों के लिए जिनको कोविड-19 से सबसे ज़्यादा खतरा है। देखो, वैसे तो कोविड-19 से सबको ही खतरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोविड-19 होता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जो क्रोनिक लंग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनको मॉडरेट या फिर सीवियर काइंड का अस्थमा है, जिनको कोई ना कोई हार्ट कंडीशन है, मतलब हार्ट कॉम्प्लिकेशन है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, इन लोगों को और भी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों को अगर कोविड-19 हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं ये लोग। इसीलिए स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई हैं यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन लोगों के लिए। हम बात करेंगे इस आर्टिकल में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड की। देखो, पहले हमें यह समझना होगा हमारा इम्यून सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए ये बॉडी है, जब भी कोई हार्मफुल पैथोजन जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, मान लीजिए हाथ में अटैक कर दिया, तो इम्यून सिस्टम उसी समय एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को भेजता है बॉडी के उस ऑर्गन में जहां पर इन्फेक्शन हुआ है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, जब भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, उसी समय इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम बोलता है WBC को, भाई आप जल्दी से जाओ हाथ में यहाँ पे या फिर जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर इम्यून सिस्टम के द्वारा WBC को भेजा जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस का सामना करने के लिए और उसको हराने के लिए। इस प्रकार से इम्यून सिस्टम बॉडी की सुरक्षा करता है। बट देखो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। अब देखो, इम्यून सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा तो वायरस का अटैक हो चुका है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा तो WBC को भेज नहीं पाएगा। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जाएंगे नहीं इन्फेक्शन वाली जगह पर, तो सामना नहीं कर पाएंगे, वायरस बढ़ता ही जाएगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता ही जाएगा। और काफ़ी बार तो देखो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करने के बजाय गलती से बॉडी पर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इसे इम्यून डेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप इम्यून कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए या फिर इम्यून डेफिशिएंसी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। और देखो, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कब होता है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे यहाँ पर देखो कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती है, और कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर किसी का हुआ है या फिर कोई दूसरा ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, HIV या फिर एड्स कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं इनमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। सबसे लास्ट में कुछ ड्रग्स ऐसी हैं
वो भी देखो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। तो ऐसे ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए जिनसे इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से संबंधित है। पहले आप मुझे ये बताइए हमारे संविधान का आर्टिकल 30 क्या कहता है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 30 है वो ये कहता है माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का, यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे माइनॉरिटी के मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एडमिशन नीट के थ्रू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर सरकार कहती है नीट के थ्रू एडमिशन होगा माइनॉरिटीज़ के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं नहीं, हम तो हमारी मर्जी से डिसाइड करेंगे हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि हमें इस संदर्भ में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 30। हमारी मर्जी चलेगी हम कैसे अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेंगे या फिर इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करेंगे। तो आप बताइए क्या होगा इस डिस्प्यूट में। इसी संदर्भ में अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखो ये आर्टिकल 30 जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में मेरिट को प्रमोट करने के लिए और एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए और माल प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इस राइट में। अगर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एकेडमिक्स को रेगुलेट किया जाता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो ना सिर्फ ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा। ये सारी बातें बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है वो मेडिकल कॉलेजेस जो लिंग्विस्टिक या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के द्वारा रन किए जाते हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम अप्लाई होगा, मतलब नीट में रैंकिंग के आधार पर उन कॉलेजेस में एडमिशन होगा। समझ गए। तो शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि आर्टिकल 30 प्रिवेल होगा या फिर मेरिट प्रिवेल होगी, या फिर सरकार जो फैसला लेती है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हम अप्लाई कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नीट के थ्रू एग्ज़ाम होगा, कौन सी चीज़ दोनों में प्रिवेल होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट का एग्ज़ाम प्रिवेल होगा। वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के द्वारा रन किए जाते हैं वहाँ पे वो अपनी मर्जी से नहीं एडमिशन करवा सकते। एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर भी जो एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद्यादान 2.0 के बारे में है। देखो विद्यादान प्रोग्राम पिछले साल सितंबर में स्टार्ट किया गया था CBSE के द्वारा। क्यों? आपने देखा होगा खास करके शहरों में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए ताकि लर्निंग आउटकम इंक्रीज़ हो, बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकें। उनके द्वारा डिजिटल कंटेंट भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं रिमोट एरियाज़ में जो अभी भी पुराने मेथड्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो CBSE ने पिछले साल ये प्रोग्राम लॉन्च किया था विद्यादान ताकि ऐसे स्कूल्स से आह्वान किया जा सके जो लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें, वो अपना ई-लर्निंग मटेरियल जो है वो शेयर करें, वो दान करें, ताकि दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी इन टेक्निक्स का ई-कोर्स लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकें। आज भी देखो हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो सरकार फोकस कर रही है ई-लर्निंग पर। सरकार ने ऐसी सिचुएशन में आह्वान किया है हमारे देश में वेरियस कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स से, कंटेंट डेवलपर्स से, वो अपना कंटेंट दान कर सकते हैं। कंटेंट में देखो नोट्स हो सकते हैं, डिजिटल नोट्स, या फिर वीडियोस हो सकती हैं। ये वीडियोस शेयर किए जा सकते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा भी, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी। दीक्षा एप्लीकेशन की सहायता से HRD मिनिस्ट्री के साथ, HRD मिनिस्ट्री रेलेवेंट नोट्स को और वीडियोस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेगी, ना सिर्फ स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ बल्कि हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के साथ भी।
जैसे देखो, आपके पास कोई ई लर्निंग मटेरियल है, नोट्स हों या फिर वीडियोस हों, तो दीक्षा एप्लीकेशन की सहायता से आप वो नोट्स अपने दान दे सकते हो, आप अपनी वीडियोस दान कर सकते हो। इससे फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। ये प्रोग्राम है विद्यादान 2.0। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। आह्वान किया है इस प्रोग्राम में वेरियस कंटेंट कंट्रीब्यूटर से कि वो अपना कंटेंट दान दे, वो अपनी विद्या को दान दे, इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। चलते हैं आगे। अब लास्ट में देखो, एक छोटी सी न्यूज़ थी धर्मा सभा के बारे में। धर्मा सभा को राधाकांत देव के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था 1830 में कलकत्ता में। मकसद धर्मा सभा को इस्टाब्लिश करने का ये था, राजा राम मोहन राय के द्वारा उस समय जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही थी हिंदू समाज में, उनका विरोध करना। जैसे देखो, सती संबंधित जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स थे उनका विरोध किया जाता था धर्मा सभा के द्वारा। तो एक बार जल्दी से हम वेरियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके लीडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी के द्वारा एक ना एक क्वेश्चन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आत्मीय सभा ये इस्टाब्लिश की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। वेस्ट बंगाल से संबंध रखते थे, तो कलकत्ता में इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की गई थी। उसके बाद ब्रह्मो समाज भी ये 1829 में इस्टाब्लिश की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखो, एक चीज़ आपको बता दूं, ये सारी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं आपको डिटेल से पढ़नी है, और अभी तक तो आपने पढ़ ही ली होंगी। अभी तो हम बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट, लीडर का नाम, कब इस्टाब्लिश हुई थी और कहाँ पर इस्टाब्लिश हुई थी। इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, आपको ये सब डिटेल से पढ़नी है। तीसरे नंबर पे है तत्वाबोधिनी सभा। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी 1834 में कलकत्ता में। इसके बाद परमहंस मंडली ये 1849 में इस्टाब्लिश की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा बॉम्बे में। नेक्स्ट रहनुमाई मजद्यासन सभा, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी 1851 में बॉम्बे में। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, जिन्हें शिव दयाल साहिब कहा जाता था, इन्होंने इसे इस्टाब्लिश किया था 1861 में आगरा में। नेक्स्ट ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज टूट गया था और उससे निकल के आया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये केशव चंद्र सेन के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था 1866 में कलकत्ता में। बाद में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से साधारण ब्रह्मो समाज भी निकला। यहाँ पर नीचे देखो, साधारण ब्रह्मो समाज निकल के आया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से। आनंद मोहन बोस और केशव चंद्र सेन के बीच डिफरेंसेस पैदा हो गए थे, तो आनंद मोहन बोस ने इस्टाब्लिश किया साधारण ब्रह्मो समाज को 1878 में कलकत्ता में। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया 1867 में बॉम्बे में। ऊपर जो पांडुरंग थे दाडोबा पांडुरंग, इनके द्वारा परमहंस मंडली इस्टाब्लिश की गई थी, और नीचे वाले जो पांडुरंग हैं इनके द्वारा इस्टाब्लिश किया गया प्रार्थना समाज। ये दोनों वैसे आपस में भाई भाई थे, सच में भाई थे। ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और दाडोबा पांडुरंग, ये दोनों आपस में भाई थे। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज को इस्टाब्लिश किया गया था स्वामी दयानंद के द्वारा 1875 में बॉम्बे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये इस्टाब्लिश की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क में HP ब्लेवत्स्की एंड कर्नल ओलकोट के द्वारा। इसके बाद डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ये जी अगरकर के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी 1884 में पुणे में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये MG रनाडे के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी 1887 में बॉम्बे में। देव समाज, ये शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था 1887 में लाहौर में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था 1897 में बेल्लूर में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये सोसाइटी इस्टाब्लिश की गई थी 1905 में बॉम्बे में। पूना सेवा सदन, ये मिस्टर रामाबाई रानाडे एंड GK देवधर के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी 1909 में पुणे में। सोशल सर्विस लीग, ये MM जोशी के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी 1911 में बॉम्बे में। और सेवा समिति, ये HN कुंजरू के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी 1914 में इलाहाबाद में। तो ये हमने बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस किया वेरियस
सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड उनके लीडर्स के बारे में कहाँ पर इस्टाब्लिश की गई, कब इस्टाब्लिश की गई। काफ़ी बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सी मूवमेंट पहले स्टार्ट हुई, कौन सी समिति पहले इस्टाब्लिश हुई, कौन सी बाद में। नेक्स्ट आर्टिकल, स्वयं प्रभा। देखिए हम लोग बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं। इंडिया पहले जैसा इंडिया था उस तरह से इंडिया नहीं है। इंडिया डेवलपिंग स्टेटस में है, डेवलप हो रहा है इंडिया। लेकिन फिर भी रूरल इंडिया में अगर जाएंगे आप, एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इसको ओवरकम कैसे करें? ओवरकम करने के लिए हम ट्राई करे थे स्कूल सेटअप करने की, कॉलेजेस सेटअप करने की और यूनिवर्सिटी सेटअप करने की। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या आता है? देखिए शहर से जितने भी टीचर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं वो यहाँ पे जॉब करना पसंद नहीं करते। रीजन, यहाँ पे लोग को रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, ये रीजन है। और जहाँ पे ये टीचर्स होते हैं रूरल एरियाज में, वो लोग को शहर शिफ्ट करना पसंद करते हैं वो लोग, क्योंकि इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब ये लोग का क्या होगा जो रूरल एरियाज में हो रह रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को एजुकेशन कैसा प्रोवाइड कर सकते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जैसा कि इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस सेटअप कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स की प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होती है, मैनेजमेंट सही नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन लेवल्स बहुत कमजोर होते हैं। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ई क्लासेस लॉन्च किए हैं। ये ई क्लासेस स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स पे आएंगे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कैसा भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहां पे, अगर इनके लेक्चर मिस हो जा रहा है या एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द टीचर, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? क्या करेंगे? क्या स्टूडेंट्स को सफर करने लगाएंगे? हम नहीं करने लगा सकते हैं, राइट? तो इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है जो प्रोवाइड करेगा 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू डीटीएच। डीटीएच क्या है? डायरेक्ट टू होम। ये इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे लागू होगा और 24/7 स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं ये चैनल्स। डीटीएच ये चैनल्स, ये प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए एक सैटेलाइट यूज कर रहा है, उसका नाम है GSAT-15। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसका प्राइमरीली एम ये है कि एजुकेशन को इजी बनाए, एक्सेसिबल बनाए वो एरियाज में जहां पे इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होता है। ये डीटीएच के थ्रू कर सकते हैं हम। लेकिन अगेन इसमें भी चैलेंज ये है कि इतना ज्यादा बर्डन कौन कौन बेयर करेगा? देखेंगे, हमारी मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ हल निकालेगी है इसका। एनीवेज, डीटीएच चैनल्स क्या कवर करेंगे? पहले तो डीटीएच चैनल में जितने भी एजुकेशनल चैनल्स होंगे, जैसा कि 32 नंबर बताया था मैंने, ये सारे 32 चैनल्स करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवर करेंगे। ये करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही नहीं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों का भी कंटेंट अवेलेबल कर दिया जाएगा ये 32 चैनल्स पर। इसके अलावा भी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं 9 से लेकर 12 लेवल्स तक, ग्रेड तक, ये सारे लोग, ये सारे स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकेंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से चिल्ड्रन ऑफ इंडिया को हेल्प करना है इन लर्निंग में। लर्निंग में किस तरह से जो भारत के बच्चे हैं उन लोगों को लर्निंग असिस्टेंस कैसा प्रोवाइड करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को। सारे के सारे करिकुलम बेस्ड कोर्सेस होंगे जो कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन इंडिया एंड अब्रॉड दोनों को मिला सके। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं, उन लोग में कुछ फर्क ना होना, इन लोगों को एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सेम वे में दिलाना, ये इसका मकसद है स्वयं प्रभा का। ये असिस्ट करेगा 11th और 12th क्लास ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है? जैसा कि नीट, एमसेट, ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाएगा 11th 12th से। स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था, अभी देखा हमने, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर
यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है स्वयं का। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। ये यूज करेगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कवर करेगा 9th-12th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इन सबको कवर करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, जो भी स्टूडेंट होगा हमारी कंट्री में उसको बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल कॉस्ट दिलवा सके। ये ऑफर करेगा ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड टीचर एजुकेटर्स के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, टेक्नोलॉजी बेस्ड बोर्ड टीडीबी, ये इनवाइट कर रही है टेक्नोलॉजीज। इसका मेन एम है कोविड 19 से लड़ने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगे, जितने भी प्रपोजल्स होंगे, इन सबको इनवाइट करना। पहले तो ये जानिए आप, टेक्नोलॉजी बोर्ड क्या है। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है ये, जो कि सितंबर 1996 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1995 में ये कानून पास हुआ था, ये बोर्ड के अंतर्गत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड भी बना है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रोमोट करना डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस मतलब इंडिया में जो बन रही है, इंडिया की बॉर्डर्स में जो टेक्नोलॉजी बन रही है उसको प्रोमोट करना और अडेप्ट करना इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी फॉर वाइडर एजुकेशन। इतना ही नहीं, बोर्ड जो है ये टीडीपी, ये प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को, एंटरप्राइजेस को, कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए टेक्नोलॉजी में ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के लिए। और प्रोवाइड किया जाएगा इनको, जितने भी स्टार्टअप्स या एंटरप्राइजेस होंगे जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के लिए काम करेंगे, उनको कैपिटल मिलेगा और लोन्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन। यूनिसेफ, प्लान इंटरनेशनल, यूएन बॉडी, इन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है अ न्यू एरा फॉर गर्ल्स, टेकिंग स्टॉक ऑन 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस 25 ईयर्स का किसका है? सी, बीजिंग डिक्लेरेशन होकर 25 ईयर्स हो गए। 2020 में बीजिंग डिक्लेरेशन सिल्वर जुबली मना रहा है, यही 25 ईयर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। 1995 में वर्ल्ड ने बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अडॉप्ट किया था। इसका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एजेंडा क्या है? जेंडर इक्वालिटी को लेकर। जेंडर इक्वालिटी की जब मैं बात करूंगा, आप 2-4 वर्ड्स, की वर्ड्स अपने मन में रखना। एक, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को रुकाना है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को रुकाना है। सेकेंड, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू द वुमेन, लाइक जैसा कि एजुकेशन हो गया, प्रोफेशन हो गया, प्रमोशन हो गया, ये सारी चीजें एक कीवर्ड जैसा रिवॉल्व करती है ये न्यूक्लियस के अंदर, जेंडर इक्वालिटी के अतराफ। सो इसका विजन क्या है? इसका विजन यही है कि वुमेन डिक्लेरेशन के खिलाफ लड़ना और वुमेन और गर्ल्स की प्रोग्रेस के लिए बात की जाए, ये रिपोर्ट में बताया गया। यूएन वुमेन क्या है? यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इन 2010। यूएन वुमेन भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा तैयार किया गया है और ये भी बात कर रहा है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की। ये डेडिकेट करता है जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को। यूएन वुमेन का मेन एजेंडा यही है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को एनकरेज करे। प्लान इंटरनेशनल क्या है फिर? प्लान इंटरनेशनल एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंग्लैंड में बेस्ड है और ये एडवांस करता है, एडवांसेस चिल्ड्रंस राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर गर्ल्स। यहाँ प्लान इंटरनेशनल दो एस्पेक्ट्स में काम करता है। पहले तो चिल्ड्रंस राइट के लिए, चिल्ड्रंस
राइट के लिए। अब ये चिल्ड्रन बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकती है। और इक्वालिटी फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए ये प्लान इंटरनेशनल का है। नेक्स्ट आर्टिकल, पॉक्सो रूल्स 2020। पॉक्सको का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स 2020। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी की है रूल्स 2020 की, पॉक्सो रूल्स। ये इफेक्ट करेगा जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2019 में पॉक्सो को लेकर, ये इंप्लीमेंट करवाएगा। की प्रोविजंस क्या है ये रूल्स के? पहले देखिए, की प्रोविजन में पहली चीज मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ। पुलिस को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टाफ को, कहाँ का स्टाफ को? वो स्टाफ जहां पे चिल्ड्रन रहते हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट जहां पे चिल्ड्रन रहते हैं और वो इंस्टीट्यूट्स जो चिल्ड्रन के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये क्या है? ये देखिए, स्कूल्स हो सकते हैं, केयर होम्स होते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज होते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे जो है एजुकेशन के लिए या स्पोर्ट्स सीखने के लिए जाते हैं। वहाँ के वहाँ के स्टाफ को वेरीफाई करने के लिए पुलिस के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया है कि वहाँ के स्टाफ को वेरीफाई करते रहे बार बार रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर। और स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया गया है पॉक्सो रूल्स के तहत कि आप है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें। और ये पॉलिसी ऐसी होगी जो आप फॉर्मुलेट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेट करेंगे, वो जीरो टॉलरेंस के ऊपर बनी हुई होगी। अगर चिल्ड्रन के ऊपर थोड़ा भी एट्रोसिटीज होगी, सेक्सुअल हरासमेंट होगा, तब ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, कोई स्टेट टॉलरेट नहीं करेगा और फौरन हरकत में आएगा और एक्शंस लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे पीरियोडिक ट्रेनिंग। पीरियोडिक ट्रेनिंग मतलब रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेनिंग करना, जैसा कि 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर। लाइक सैनिटाइजेशन कैसा करना है, सैनिटाइजेशन के वर्कशॉप्स लिए जाएंगे, एटसेट्रा। यहाँ पे सैनिटाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि जो भी लोग चिल्ड्रन के कांटेक्ट में आए तो उनको ये अवेयर कराना है कि चाइल्ड सेफ्टी क्या होती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होता है, और प्रिपेयर करना है एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल एंड करिकुलम फॉर चिल्ड्रन को, जो कि इन्फॉर्म करेगा पर्सनल सेफ्टी को, कि खुद को किस तरह से बचाना है, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग किस तरह से लेना है, ये सब एडवांस में सिखा दिया जाएगा ये बच्चों को। और इनको ये भी बताया जाएगा कि चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन सर्विसेज है 1098 टोल फ्री नंबर होता है। अगर किसी भी तरह की आप लोग को दिक्कत आ रही तो डायरेक्टली ये दिया हुआ नंबर पे कॉल करें। ये बच्चों को बताया जाता है, इन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि पर्सनल सेफ्टी कैसा करना है, इमोशनल वे में और मेंटल वेलबींग के लिए किस तरह से मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 1098 पे कॉल करिए आप। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे और इंटेंसिव कोर्सेज लिए जाएंगे पुलिस पर्सनल के द्वारा और फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो कि हेल्प क्या करेगा, कैपेसिटीज फॉर बिल्डिंग इन रेस्पेक्टिव रोल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। Any person who has received any pornography material involving a child or any information regarding such pornography material shall report the contents। और जो ऐसे लोग हैं जिसको पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, और इस तरह का मटेरियल प्रमोट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली वहां पे जाना, रिपोर्ट कर देना। ये इस तरह से एक इंडिविजुअल हेल्प कर सकता है पॉक्सो रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, टेक फॉर ट्राइबल्स। ट्राइफेड को लॉन्च किया गया है टेक फॉर ट्राइबल्स, सॉरी, ट्राइफेड लॉन्च किया है टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम टू डेवलप ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। और ये ट्राइफेड सपोर्ट किया जा रहा है जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, एमएसएमई, ये सारे ट्राइफेड को सपोर्ट करते हैं। इसका मेन एम ये होगा, प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत जितने भी ट्राइबल फॉरेस्ट वाले होते हैं, इनके अंदर एक कल्टीवेट करना है, एक स्किल्स कल्टीवेट करना है एंटरप्रेन्योरशिप की। ट्राइफेड देखिए, इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसको लॉन्च किया गया है विद कोलैबोरेशन आईआईटी कानपुर के साथ, आईआईटी रुड़की के साथ,
IIM इंदौर एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स को लॉन्च किए हैं, टेक फॉर ट्राइबल्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, IIT कानपुर, रुड़की, ये IIM इंदौर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो ये सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स मिलके जो भी काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अबाउट PM वन धन योजना, अभी मैंने कहा था PM वन धन योजना के तहत ये ट्राइबल फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं इनमें इनमें एक तरह की स्किल्स कल्टीवेट करते हैं ये लोग। तो ये प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या है वो देखेंगे। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज नोडल डिपार्टमेंट एंड ट्राइफेड एज नोडल एजेंसी एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, ये जो स्कीम है PM वन धन योजना, ये इम्प्लीमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज नोडल डिपार्टमेंट और ट्राइफेड एज अ नोडल एजेंसी। कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे। ये स्कीम के अंदर वन धन विकास केंद्रास भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। वन धन विकास केंद्रास का काम ये होगा कि स्किल्स को अपग्रेड करें और कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ट्रेनिंग देकर, और प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज को सेटअप किया जा सके ट्राइब्स के अंदर, कि किस तरह से काम करना है और इन लोगों के अंदर वैल्यू एडिशन कैसा करना है। जो भी ये लोग टूल्स मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसको वैल्यू एडेड कैसा बना सके, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है PM वन धन योजना के तहत। वन धन विकास केंद्र जो है वो क्या है? फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंप्राइजिंग ऑफ 30 ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर। तो वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स बनाते हैं। क्लस्टर्स मतलब फ्रैगमेंट्स 10 ग्रुप्स का बनेगा। हर ग्रुप में 30 मेंबर्स होंगे, 30 ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स होंगे जो ट्रेन किए जाएंगे ये स्कीम के अंतर्गत। ये क्रिएट करेगा फैसिलिटीज एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टेरिशरी लेवल इन्वॉल्विंग बिग कॉर्पोरेट्स अंडर PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के अंदर ये सबको लेना है, जो भी प्राइमरी लेवल पे होगा, सेकेंडरी लेवल पे होगा, टेरिशरी लेवल पे होगा, और जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे ये सबको PPP मॉडल बताया जाएगा। फर्स्ट मॉडल वन धन विकास केंद्र का सेटअप किया गया था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, याद रखें साउथ इंडिया में भी एक बीजापुर है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात चल रही है। टोटल 799 वन धन विकास केंद्र 24 स्टेट्स में ओपन कर दिए गए हैं। जब से ये लॉन्च हुए हैं 24 स्टेट में 799 विकास केंद्र अभी अवेलेबल है, अभी ओपन है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड देखिए, जैसा कि फुल फॉर्म बताया था मैंने, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। यह नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, और ये बनाया गया था 1987 में। 1987 से काम कर रहा है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोमोट करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल पीपुल का, बाय मेकिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स। किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं? जो भी ये लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी क्यों ना हो, तो इनका मार्केटिंग करना। और मार्केटिंग कैसा करते हैं, ये स्किल्स इन लोगों के अंदर रखना, इन लोगों को बताना, ये सारे काम किए जाते हैं ट्राइफेड के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन क्या है? हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर आज भी इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ओवर 58% रूरल हाउस होल्ड इस पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से हम अलग अलग टारगेट्स फिक्स कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर डोमेन में कुछ बड़ा कर जाना है। हर बार हमने सेट किया, हर बार हमने कभी क्रॉस कर लिए थे, कभी टारगेट अचीव हुआ, कभी अचीव नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये हमारा टारगेट है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करेंगे एग्रीकल्चर
कल्टीवेशन के लिए, तब क्या होगा, सेम रिजल्ट्स आएंगे हमें। कुछ अलग वे में करना है इस बार कल्टीवेशन, फार्मिंग, तो ये क्या होगा, ये होगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम चला के। इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लोकसभा में। इन्होंने बताया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम एक सब स्कीम है जो कि मेन स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती है। ये इम्प्लीमेंट किया जाता है वो स्टेट्स में जो ओरिजिनल ग्रीन रिवोल्यूशन स्टेट्स हैं, जैसा कि पंजाब, हरियाणा के, इन लोगों को सिर्फ पैडी कल्टीवेशन ही नहीं बल्कि अल्टरनेट क्रॉप्स, जैसा कि टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स में टोबैको की फार्मिंग करना है। इस तरह से अल्टरनेट क्रॉप्स यूज कर सकते हैं आप। अल्टरनेट क्रॉप्स यूज करने में बेनिफिट सॉइल को होगा, सॉइल हेल्थी होगा आपका। देखिए आप इमेजिन करिए, जब एक यहाँ पे होगा कल्टीवेशन होगा यहाँ पे, और जहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे, ये सॉइल जब अपरूटेड कर दिए जाएंगे, ये मट्टी क्या होगी, ये मट्टी बिखर जाएगी। ये मट्टी बिखर जाएंगे मतलब न्यू सॉइल लेयर क्रिएट होगी सरफेस में। इस तरह की चीजें होंगी अल्टरनेट क्रॉप में या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। इससे क्या होगा, जो किसान एक ही क्रॉप के लिए बैठे हुए रह रहे थे साल भर, ये दूसरे क्रॉप्स भी अपना सकते हैं, 2 क्रॉप्स कर सकते हैं सेम एग्रीकल्चर फील्ड में। इस तरह से डबल हो सकती है इनकम बाय 2022। अंडर सीडीपी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर पैडी क्रॉप को रिप्लेस कर दिया जाएगा और असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हम वो फार्मर्स को जो अल्टरनेट क्रॉप्स का ज्ञान नहीं रखते हैं। इन लोगों को असिस्टेंस मिलेगा, अल्टरनेट क्रॉप को कैसा डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे हम, अल्टरनेट क्रॉप को कैसा कल्टीवेट करना है, हार्वेस्ट कैसा करना है इसका, और फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में बताएंगे और वैल्यू एडिशन के बारे में बताएंगे। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब नए नए टेक्नोलॉजीज किस तरह से फार्मिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज बताया जाएगा, सॉइल को जांचा जाएगा, सॉइल को किस तरह से स्टडीज कर सकते हैं हम, ये बताया जाएगा। असिस्टेंस मिलेगी फार्मर्स को। कॉन्टीजेंसी फॉर अवेयरनेस भी बताया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और मॉनिटर भी करेंगे उसको एटसेट्रा उन फार्मर्स को। नेक्स्ट आर्टिकल, किशोरी शक्ति योजना। एक इंफॉर्मेशन के तहत हमें यह मालूम पड़ा कि जितने भी स्टेट्स हैं, तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये मेंटेन करते हैं किशोरी हेल्थ कार्ड्स एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन अब किशोरी शक्ति योजना है क्या? किशोरी शक्ति योजना का ऑब्जेक्टिव है कि एम्पावर करें एडोलेसेंट गर्ल्स को। एडोलेसेंट गर्ल्स वो होते हैं जिनकी उम्र 11 साल से लेकर 18 साल तक, या लेकिन जैसा कि प्यूबर्टी स्टेजेस में आती है इनकी उम्र, ये एनेबल करेंगे इनकी लाइवलीहुड को किस तरह से एक फ्रेंडली वे में इन लोगों को किस तरह से डेवलप करना है, ये गर्ल्स को किस तरह से डेवलप किया जाएगा। ये स्कीम रीडिजाइन हुई है एक्चुअली में। एक पहले स्कीम थी हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स करके, ये स्कीम को रीडिजाइन कर दिया गया है और इसका नाम अभी है किशोरी शक्ति योजना। और ये स्कीम एक कंपोनेंट है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, आईसीडीएस, उसकी एक सब स्कीम है। ये इसको स्पॉन्सर किया गया है आईसीडीएस के द्वारा। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स देखिए, इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक तो इंप्रूव करना है न्यूट्रिशन लेवल वो गर्ल्स का जिनकी उम्र है 11 से 18 ईयर्स। हेल्थ लेवल्स और हेल्थ कैसी है देखें, डेवलपमेंट स्टेटस किस तरह से हो रहा है एडोलेसेंट गर्ल्स का, और इनको अवेयरनेस बताना है हेल्थ के लिए, किस तरह के आप न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, कौन से फ्रूट्स या फूड खा सकते हैं, हाइजीनिटी क्या होती है, क्लीन लाइनेस क्या होती है, ये सब चीज़ों का ज्ञान बताना, न्यूट्रिशन, फैमिली केयर किस तरह से होता है, और ये सारी चीज़ों को अपॉर्चुनिटी से लिंक करना, लर्निंग लाइफ स्किल्स बताना, ठीक है। स्कूल्स को जाने के लिए एनकरेज करना है लोगों को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल एनवायरनमेंट में किस तरह से रहना है और सोशल एनवायरनमेंट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, ये सब बताया जाएगा ये स्कीम के द्वारा। ये टारगेट कर रहे हैं वो गर्ल्स को जो कि 11 और 18 ईयर्स के ग्रुप में आते हैं। स्टेट्स आर मेंटेनिंग किशोरी हेल्थ कार्ड्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। और ये रिकॉर्ड करेंगे इंफॉर्मेशन, जैसा कि लड़की की वेट कितना है, हाइट कितनी है लड़की का,
बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है लड़की का, कि हम ये महीने में अगर इतनी हाइट थी, वेट था, बॉडी मास इंडेक्स था, तो दूसरे महीने में क्या है, किस तरह से हम अचीव कर रहे हैं हमारे टारगेट तीसरे महीने में, चौथे महीने में, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ये किशोरी हेल्थ कार्ड्स के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, ये इंपॉर्टेंट होगा आंगनवाड़ी सेंटर्स को। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।